हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अंतिम प्रयास क्यूज ग्रुप। फ्रेंड्स, अगर आप बिहार दरोगा, बीपीएससी, एसएससी जीडी, रेलवे, इंडियन आर्मी, नेवी तथा एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे डेली क्यूज से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप लिंक से आप हमारे डेली क्यूज में आसानी से जुड़ सकते हैं। यहाँ डेली टेस्ट के द्वारा आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाएंगे। हमारे आज के टेस्ट का विषय है सामान्य अध्ययन। प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और कोशिश कीजिए कि ये आपको अच्छे से याद हो जाएं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिल जाएंगे। तो आज के टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट, इसे हाइपो भी कहते हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, साल्वे प्रक्रम द्वारा औद्योगिक निर्माण किया जाता है। निम्नलिखित चारों विकल्पों में से कौन सा वह विकल्प है जिसका औद्योगिक निर्माण किया जाता है साल्वे प्रक्रम के द्वारा? साल्वे प्रक्रम के द्वारा सही उत्तर है अमोनिया का। अमोनिया का औद्योगिक निर्माण किया जाता है साल्वे प्रक्रम के द्वारा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, रक्त कोशों में यानी कि ब्लड बैंकों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? सही उत्तर है सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट। सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? निम्नलिखित में से वह कौन सा यौगिक है जिसका उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? वह है एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट का उपयोग करते हैं अग्निरोधक कपड़ा बनाने में। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, डोलोमाइट निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का अयस्क है? डोलोमाइट किस धातु का अयस्क है? तो यह अयस्क है कैल्शियम का। डोलोमाइट कैल्शियम का अयस्क है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। अगर यहां प्रश्न में रहे कि बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका उत्तर होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन यहां प्रश्न है कि बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है, तो विकल्प बी सही हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, एस्बेस्टॉस किससे बनती है? एस्बेस्टॉस किससे बनती है? तो यह बनती है कैल्शियम और मैग्नीशियम से। कैल्शियम और मैग्नीशियम से। ऑप्शन ए सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किससे गुजारकर तैयार किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर को निम्नलिखित में से किससे गुजारकर तैयार करते हैं? तो इसे तैयार किया जाता है बुझे चूने पर क्लोरीन को गुजारकर। बुझे चूने को क्लोरीन पर गुजारकर ब्लीचिंग पाउडर तैयार करते हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए इसमें क्या मिलाई जाती है? स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन की मात्रा। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें कार्बन की मात्रा मिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीला कशिश ब्लू विट्रॉल का रासायनिक नाम क्या है? नीला कशिश यानी कि ब्लू विट्रॉल का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ऑप्शन सी, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट नीला कशिश का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, धातुओं का राजा क्या है? धातुओं का राजा इन विकल्पों में से कौन सा है? वह है सोना। धातुओं का राजा सोना को कहते हैं। नेक्स्ट है, एडम उत्प्रेरक के नाम से किसे जाना जाता है? एडम उत्प्रेरक के नाम से किसे जाना जाता है? सही उत्तर है प्लेटिनम को। एडम उत्प्रेरक के नाम से प्लेटिनम को जाना जाता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, किस धातु को पहले वुल्फ्राम कहा जाता था? वह कौन सा धातु था जिसे पहले वुल्फ्राम कहते थे? तो वह धातु था टंगस्टन। टंगस्टन को पहले वुल्फ्राम कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? सही उत्तर है इसका बेरियम, बेरियम के कारण। ऑप्शन बी सिलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? सही विकल्प है विकल्प सी, चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट, इनके मिश्रण से बनता है गन पाउडर। ऑप्शन सी सिलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है चिली शीरा किसका सामान्य नाम है? चिली शीरा किसका नाम है? तो यह नाम है सोडियम नाइट्रेट का। सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम है चिली शीरा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है? निम्नलिखित में से किस एक में रजत यानी कि सिल्वर नहीं है? तो वह है जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर। ऑप्शन बी। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकेल होता है, इसमें सिल्वर नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन से तत्व शामिल है? स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व शामिल हैं? वे तत्व हैं लोहा, क्रोमियम और कार्बन। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, रोल्ड गोल्ड एक मिश्र धातु है। रोल्ड गोल्ड किसका मिश्र धातु है? तो यह मिश्र धातु है तांबा एवं एल्यूमिनियम का। रोल्ड गोल्ड तांबा एवं एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला कच्चा माल क्या है? पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला कच्चा माल क्या है? तो यह है चूना, सिलिका और एल्यूमिना। चूना यानी कि लाइम, सिलिका और एल्यूमिना पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला कच्चा माल। ऑप्शन सी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम कार्बोनेट लवण को प्रदर्शित नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा है वह जो कैल्शियम कार्बोनेट लवण को प्रदर्शित नहीं करता है? वह है लाइम वाटर, लाइम वाटर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23, पोटेशियम की खोज किसने की थी? पोटेशियम की खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी हम्फ्री डेवी ने। पोटेशियम की खोज हम्फ्री डेवी ने की थी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24, कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? सही विकल्प है विकल्प ए, कोबाल्ट ऑक्साइड से। कांच को गहरा नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड से मिलता है। नेक्स्ट है कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? वह कौन सा तत्व है जो सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? वह तत्व है टेक्नीशियम, टेक्नीशियम। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26, मणिक का लाल रंग, मणिक का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो इसके लाल होने का कारण है क्रोमियम ऑक्साइड। मणिक का लाल रंग क्रोमियम ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण होता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27, पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए निम्न में से कौन सा है जो उत्तरदायी है? पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? तो वह है बोरेक्स, बोरेक्स। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग गहरा रंग होने का गुणधर्म होता है? फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग गहरा रंग होने का गुणधर्म होता है? तो यह होता है जिसकी उपस्थिति के कारण वह है रजत क्लोराइड, रजत क्लोराइड या सिल्वर क्लोराइड। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29, डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? तो वह रसायन है सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30, चूना पत्थर एक तलछटी होती है। चूना पत्थर एक तलछटी होती है जो मुख्यतः किससे बना होता है? तो यह बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से, कैल्शियम कार्बोनेट से। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? ट्राइटियम किसका समस्थानिक है?
यह समस्थानिक है हाइड्रोजन का। ट्राइटियम हाइड्रोजन का समस्थानिक है और हाइड्रोजन के कुल 3 समस्थानिक होते हैं, यह भी याद रखेंगे। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है 32। सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? जो गैस उत्पन्न करते हैं वह गैस है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33। जल एक उत्कृष्ट विलायक है। जल एक उत्कृष्ट विलायक है, इसके उत्कृष्ट विलायक होने का कारण क्या है? तो इसका कारण है कि इसके अणु जो है वो अत्यधिक ध्रुवीय हैं। जल के उत्कृष्ट विलायक होने का कारण है कि इसके अणु अत्यधिक ध्रुवीय होते हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34। हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक का कारण क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक का कारण क्या है? जल के उच्च क्वथनांक का कारण है हाइड्रोजन आबंधन। हाइड्रोजन आबंधन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। पोटेशियम परमैंगनेट जल को कैसा बना देता है? पोटेशियम परमैंगनेट जल को कैसा बनाता है? तो यह बना देता है कीटाणु रहित। पोटेशियम परमैंगनेट जल को कीटाणु रहित बना देता है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो इसमें उपयोग किया जाता है वॉशिंग सोडा का। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए वॉशिंग सोडा का उपयोग करते हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37। बालों की ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है। बालों की ब्लीचिंग में कौन सा प्रयोग में लाया जाता है? तो लाया जाता है प्रयोग में वह है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बालों की ब्लीचिंग में हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रयोग में लाते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन 38। निम्नलिखित में से कौन सा बकमिंस्टर फुलरीन का एक अपर रूप है? निम्नलिखित में से वह कौन सा है जो बकमिंस्टर फुलरीन का अपर रूप है? वह है कार्बन। कार्बन। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन है? बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन से हैं? वे ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है वे हैं बुध एवं शुक्र। बुध एवं शुक्र। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहां समान होती है? पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहां पर समान होती है? तो यह समान होती है भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि समान होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? निम्नलिखित में से वह कौन सी तिथि है जिस दिन दिन और रात बराबर होते हैं? पूरे साल में ऐसे 2 तिथि है जिस दिन दिन और रात बराबर होते हैं। वे तिथियां हैं 21 मार्च और 23 सितंबर। तो यहां ऑप्शन में दिया है 21 मार्च, इसलिए ऑप्शन ए को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 42। सूर्य ग्रहण का कारण क्या है? सूर्य ग्रहण का कारण क्या है? तो इसका कारण है कि पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा के आने से सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 43। मध्य रात्रि का सूर्य कहां दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य कहां दिखाई देता है? यह दिखाई देता है नॉर्वे में। ऑप्शन सी सही है। मध्य रात्रि का सूर्य नॉर्वे में दिखता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 44। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? सही उत्तर है घटती है। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखा की व्यास जो है वो घटती जाती है। नेक्स्ट है रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस एवं हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? तो ये पर्वत हैं वलित पर्वत। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 46। लोयस का पठार, लोयस का पठार है, यह किस प्रकार बना हुआ पठार है? तो यह बना है पवन के द्वारा। लोयस का पठार पवनकृत है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? वह लवण जो सबसे अधिक पाया जाता है वह है
सोडियम क्लोराइड। समुद्री जल में सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण है सोडियम क्लोराइड। विकल्प बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? यह जोड़ती है प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर को। पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है स्वेज नहर किसे जोड़ती है? स्वेज नहर किसे जोड़ती है? तो यह जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। विकल्प सी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन है 50। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जलधारा और उनकी प्रकृति कैसी है? गर्म है या ठंडी है? इसमें कौन सा मिलान है जो गलत है? आइए देखते हैं। फर्स्ट है लेब्राडोर। लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा है, सही है या? और दूसरा है ऑप्शन बी अगुल्हास। अगुल्हास यह एक गर्म जलधारा है, यह भी सही है। क्यूरोसियो, क्यूरोसियो एक गर्म जलधारा, यह भी सही है। और गल्फ स्ट्रीम ठंडी यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है, इसलिए विकल्प डी को चुन लेंगे क्योंकि यह गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51। ज्वारभाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होता है? ज्वारभाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होता है? तो इसमें सबसे अधिक जिसका प्रभाव होता है वह है चंद्रमा। ज्वारभाटा की उत्पत्ति में सबसे अधिक प्रभाव होता है चंद्रमा का। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 52। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है? वह नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 53। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं? तो वह सभ्यता थी मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर। चीखता साठा। चीखता साठा पवनें कहां प्रवाहित होती हैं? ये पवनें प्रवाहित होती हैं 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास। चीखता साठा पवनें 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास प्रवाहित होती हैं। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है प्रतिचक्रवात की विशेषता क्या है? प्रतिचक्रवात की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है कि इसके समय आकाश जो है वो स्वच्छ होता है, स्वच्छ आकाश। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है 56। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? तो वह क्षेत्र है भूमध्य रेखीय क्षेत्र। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57। समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? समान वर्षा की मात्रा को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आइसोहाइट। आइसोहाइट कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 58। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कॉफी पत्तन के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से वह कौन सा बंदरगाह है जिसे कॉफी पत्तन के नाम से जाना जाता है? वह बंदरगाह है सेंटोस बंदरगाह। सेंटोस बंदरगाह को कॉफी पत्तन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है पूरे विश्व में? वह देश है थाईलैंड। थाईलैंड। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। विश्व का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक। विश्व का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहां स्थित है? यह स्थित है अटलांटिक महासागर में। ग्रैंड बैंक अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है पिग्मी जनजाति निवासी है। पिग्मी जनजाति कहां के निवासी है? तो यह निवासी है कांगो की। कांगो की। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 62। जुलू जनजाति कहां पाई जाती है? जुलू जनजाति कहां पाई जाती है? यह पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका के नेटाल प्रांत में। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है किस देश का प्राचीन नाम पर्शिया है? वह कौन सा देश है जिसका प्राचीन नाम पर्शिया है? वह देश है ईरान। ईरान का प्राचीन नाम पर्शिया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन 64। निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से वह कौन है जिसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? वह है श्रीलंका। श्रीलंका को पूर्व के मोती के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है?
विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है इंडोनेशिया। और अगर प्रश्न रहेगा कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है, तब ग्रीनलैंड को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन यहां प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है, इसलिए इंडोनेशिया सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 66। चक्रवात के केंद्र में होता है, चक्रवात के केंद्र में होता है, क्या होता है इसके केंद्र में? इसके केंद्र में होता है निम्न दाब। चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब रहता है। नेक्स्ट है डंकन पास अवस्थित है। डंकन पास कहां स्थित है? यह स्थित है दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के मध्य। डंकन पास दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच स्थित है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 68। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य क्या होता है? तो भारी जल का कार्य है इसमें कि यह न्यूट्रॉन की गति को कम करता है, न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। नेक्स्ट है पोखरण द्वितीय परीक्षण कब किया गया था? पोखरण द्वितीय परीक्षण कब किया गया था? यह किया गया था 11 मई 1998 को। 11 मई 1998 को किया गया था पोखरण द्वितीय परीक्षण। और इसके साथ साथ यह भी याद रखेंगे कि पहला पोखरण परीक्षण कब किया गया था? तो यह किया गया था 18 मई 1974 ईस्वी को। 18 मई 1974 ईस्वी को पहला पोखरण परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट है विलियम रोएंटजन ने आविष्कार किया था। विलियम रोएंटजन ने किसका आविष्कार किया था? तो इन्होंने आविष्कार किया था एक्सरे मशीन का। विलियम रोएंटजन ने एक्सरे मशीन का आविष्कार किया था। विकल्प बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 71। वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? उन्हें यह पुरस्कार मिला था नक्षत्र भौतिकी के लिए। नक्षत्र भौतिकी के लिए। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 72। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक से संबंधित है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक से संबंधित है? तो यह संबंधित है सीवी रमन से। सीवी रमन से। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 73 है घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? सही उत्तर है ट्राइबोलॉजी के अंतर्गत। ट्राइबोलॉजी। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा हो जाएगा? भारहीनता की स्थिति में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा गोलाकार। गोलाकार हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए थे। ग्रहों के गति के नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? ये नियम प्रतिपादित किए गए थे केपलर के द्वारा। ग्रहों के गति के नियम केपलर के द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 76। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहां स्थापित किया गया था? एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहां स्थापित किया गया था? यह स्थापित किया गया था रुड़की में। रुड़की। और रुड़की उत्तराखंड में है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता है, यानी कि वह कौन सा कार्य करता है या नहीं करता है? कौन सा विकल्प सही है? सही विकल्प है विकल्प ए, वह कोई भी कार्य नहीं करता है, क्योंकि वह व्यक्ति दीवार को धक्का देके विस्थापित करने में असफल रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 78। रॉकेट किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? रॉकेट किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? तो यह कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। विकल्प डी सही है। क्वेश्चन 79 देखते हैं। जब लोलक घड़ी की लंबाई को दुगनी की जाती है तो उसकी समावधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब लोलक घड़ी की लंबाई को दुगनी कर दी जाती है तो उसकी समावधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, इसकी समावधि भी दुगनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो यह कार्य करता है सीबेक के प्रभाव पर। थर्मोकपल थर्मामीटर सीबेक प्रभाव पे काम करता है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 81। दाब बढ़ाने पर बर्फ के गलनांक पे क्या प्रभाव पड़ता है? दाब बढ़ाने पर
बर्फ के गलनांक पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका गलनांक जो है वो घट जाता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ के गलनांक घट जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 82। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो यह होती है आभासी प्रतिबिंब। समतल दर्पण के द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है, किस परिघटना के कारण वातावरण में मरीचिकाएं दिखाई देती है? किस परिघटना के कारण वातावरण में मरीचिकाएं दिखाई देती हैं? तो इसका कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है, मायोपिक आंख किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? मायोपिक आंख यानी कि वह आंख जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, उसे किसके प्रयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है? इसे ठीक किया जा सकता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। मायोपिक आंख को अवतल लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पे क्या प्रभाव पड़ेगा? माध्यम के ताप बढ़ने पे प्रकाश के वेग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सही विकल्प है इसका विकल्प सी, अपरिवर्तित रहता है। किसी माध्यम के ताप बढ़ने घटने से प्रकाश के वेग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके साथ साथ यह भी याद रखेंगे कि किसी माध्यम का ताप बढ़ता है या घटता है तो इससे ध्वनि के वेग पे प्रभाव पड़ता है। प्रकाश के वेग पे माध्यम का ताप घटने बढ़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 86। एक समतल दर्पण पर आपातिक किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण कितना होगा? एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण कितने डिग्री का होगा? तो यह हो जाएगा 60 डिग्री का। चूंकि आप जानते हैं कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, इसलिए विकल्प सी सही हो जाएगा, 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन है 87। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? तो इसका उपयोग करते हैं विद्युत धारा ज्ञात करने में। विद्युत धारा ज्ञात करने में। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 88। त्वरित चालक बनाए जाते हैं। त्वरित चालक किससे बनाए जाते हैं? यह बनाए जाते हैं तांबे के। त्वरित चालक तांबे से बनाए जाते हैं। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 89। ऊष्मा के हस्तांतरण का कारण क्या है? ऊष्मा के हस्तांतरण का कारण क्या है? यानी कि ऊष्मा के एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ या एक वातावरण से दूसरे वातावरण में ट्रांसफर का कारण क्या है? तो इसका कारण है कि तापांतर। दो वस्तुओं के ताप में अंतर होगा तभी ऊष्मा का हस्तांतरण संभव है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। निम्न में से किसके ताप का संचरण अणुओं के हस्तांतरण के द्वारा होता है? निम्न में से किस प्रकार का ताप का संचरण है जो अणुओं के हस्तांतरण के द्वारा होता है? तो वह है संवहन। यह संवहन में होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है 91। किससे परमाणु का निर्माण होता है? परमाणु का निर्माण किससे होता है? परमाणु का निर्माण होता है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन से। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन से परमाणु का निर्माण होता है। ऑप्शन डी सही है। तो फ्रेंड्स, यहां से आगे के जो भी प्रश्न है, प्रश्न संख्या 92 से 100 तक, उनमें रीजनिंग और गणित के प्रश्न शामिल हैं जिन्हें हम लोगों ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे हल कर लिया है। आइए अब आज का रिजल्ट देख लेते हैं। हमारे आज के टेस्ट का विषय था सामान्य अध्ययन और आज कुल 100 प्रश्न थे टेस्ट में और जिनके 100 मार्क्स निर्धारित किए गए थे। और आज के टेस्ट में नेहा कुमारी ने कुल 100 प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं जिनमें उन्होंने 88 प्रश्न सही किए हैं। अरुण कुमार ने कुल 100 प्रश्न अटेम्प्ट किए जिनमें उनके 86 प्रश्न सही हुए हैं। मोहम्मद दाऊद ने कुल 99 प्रश्न अटेम्प्ट किए जिनमें उनके 85 प्रश्न सही हुए हैं। और भी हमारे जो भी फ्रेंड्स हैं वे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और उनके मार्क्स लगातार इंप्रूव हो रहे हैं।
ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले टेस्ट के साथ।